अब आईपीसी का हम देखते हैं सेक्शन नंबर 4141 स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ मतलब विशेष विधि। तो किसको कहेंगे? एप्लीकेबल टू अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट। जब कोई विशेष विषय पर जब लागू होता हो तो ऐसे का जो विधि हम बनाते हैं उसको हम कहते हैं स्पेशल लॉ। वो कुछ विशेष सब्जेक्ट पर ही लागू होगा, बाकी सब्जेक्ट पर लागू नहीं होगा। उसके बाद है 42 लोकल लॉ किसे कहेंगे? लोकल लॉ देखिए, एप्लीकेबल ओनली टू अ पार्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के कुछ विशेष भाग बस में लागू होता हो तब ऐसे कानून को हम लोकल लॉ कहते हैं, मतलब पूरा भारत में जो लागू न होता हो। उसके बाद है सेक्शन 43 जिसमें इलीगल और लीगली बाउंड टू डू, मतलब अवैध और उस कार्य को करने के लिए जो कानूनी रूप से बाध्य हो, इन दोनों शब्दों को बताना है। तो सबसे पहले इलीगल को देखते हैं। इलीगल का मतलब होता है जो कि विधि द्वारा निषिद्ध हो, मतलब रोका गया हो। जबकि लीगली बाउंड टू डू किसको कहेंगे? ना करना या लोप या ओमिशन करना उसके लिए अवैध हो, मतलब उसका कर्तव्य हो वो काम को करना, और ना करना उसके लिए ओमिशन या ओमिशन करना उसके लिए अवैध काम हो तब होता है। चलिए सेक्शन 44 जिसमें इंजरी या फिर क्षति को बताया गया है। तो इंजरी या क्षति तब कहेंगे जब कुछ हार्म या हानि होता हो। किसका हानि होता है? तो पहला बॉडी का, आदमी के बॉडी का, माइंड का मतलब मस्तिष्क का कुछ क्षति होता हो, है ना। उसके बाद रेपुटेशन या ख्याति का कोई क्षति पहुंचाए या हार्म पहुंचाए, या फिर उसके कोई प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए, क्षति पहुंचाए, तब हम कहेंगे कि उसको इंजरी हुआ है, तब वो केस करेगा। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 45 है लाइफ या जीवन। तो लाइफ या जीवन कहने का मतलब जो शब्द यूज हुआ उसका मतलब है लाइफ ऑफ अ ह्यूमन, यहाँ मानव के जीवन का है। ठीक है। उसके बाद है 46 डेथ। डेथ का मतलब होता है डेथ ऑफ अ ह्यूमन, है ना। मानव का डेथ मृत्यु से संबंधित है। किसी का डेथ हो गया ऐसा बोला जाए तो समझ के चलना है कि वो मनुष्य का डेथ हुआ है, मानव का, किसी दूसरे जीव जंतु को यहाँ पर नहीं लेना है। सेक्शन 47 में एनिमल या जीव जंतु बताया गया है, तो उसका मतलब है एनी लिविंग क्रिएचर, मतलब जीवित कोई भी जीवधारी से है। मरे हुए को हम एनिमल नहीं मानेंगे यहाँ पर, लेकिन उन जीवित में से मानव को शामिल नहीं करना है क्योंकि मानव का अलग से ऊपर में दिया जा चुका है लाइफ में। ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 48 जिसमें वेजल या जलयान के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जलयान का मतलब होता है मानवों या उसके संपत्ति के जल द्वारा प्रवहन हेतु बनाई गई, जिसको प्रवहन को कन्वेंस कहते हैं, तो उसके प्रवहन के लिए जो बनाया गया जो साधन है उसी को हम कहेंगे वेजल या जलयान। उसके बाद है 49 सेक्शन जिसमें ईयर और मंथ के बारे में बताया है कि कहीं पर ईयर या मंथ यूज हो रहा है तो वो ईयर या मंथ जो है ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार वो ईयर या मंथ को उपयोग किया जाए। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 50 कहता है सेक्शन या धारा, जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सेक्शन, ये खुद सेक्शन है, 50 नंबर का सेक्शन है। तो इसमें सेक्शन का परिभाषा बताया गया है, मतलब सेक्शन किसे कहेंगे? तो पोर्शन ऑफ अ चैप्टर। तो चैप्टर को जो अलग अलग भाग में बांटे हैं, है ना, कोट किए हैं, तो वो सब सेक्शन है। इसको क्या बोलते हैं? पोर्शन ऑफ अ चैप्टर। एक चैप्टर का एक पोर्शन, एक सेक्शन है। ठीक है। सेक्शन 51 कहता है ओथ या शपथ। तो शपथ या ओथ किसको कहेंगे? तो विधि द्वारा प्रतिस्थापित कोई नियम है, तो उसको पालन करने के लिए जब कोई प्रतिज्ञान लेता है या कोई घोषणा करता है तो वो जो है लोक सेवक के सामने भी कर सकते हैं और न्यायालय के सामने भी कर सकते हैं, है ना। तो ये इसके समझ जब कोई घोषणा या प्रतिज्ञान करता है तो उसको हम कहते हैं कि वो ओथ ले रहा है या शपथ ले रहा है। ठीक है। उसके बाद है 52 सेक्शन 52 कहता है गुड फेथ या सद्भावपूर्वक। मैंने कोई काम को सद्भावपूर्वक गुड फेथ में किया था
मेरा इसमें कोई दुर्भावना नहीं था, ऐसे करके हम बोलते हैं, तो वही एक गुड फेथ है। आखिर एक गुड फेथ क्या है? तो गुड फेथ मतलब होता है, इसमें इसके विरुद्ध को परिभाषित किया गया है। सद्भाव पूर्वक नहीं है, मतलब क्या सद्भाव पूर्वक नहीं है या गुड फेथ नहीं है कहा जाएगा, उसको दिया गया है। ठीक है, तो जब हम कोई कार्य को कर रहे हैं तो केयर या सतर्कता नहीं बरत रहे हैं या फिर अटेंशन या ध्यान दे के नहीं कर रहे हैं, तब वो कहा जाएगा कि ये गुड फेथ में नहीं था। और यदि इसके उल्टा मान लो, केयर या सतर्कता बरत के करें या फिर अटेंशन या ध्यान दे के, और हम अपने सही विचार से अगर कोई काम को कर रहे हैं तो हम कहेंगे गुड फेथ में किए हैं। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन 52 का ए, हार्बर, जिसको संश्रय कहते हैं, मतलब आश्रय देना। ठीक है, संश्रय मतलब साथ देना, ऐसा टाइप का है, देखिए इसमें समझ आ जाए। किसी व्यक्ति को पकड़े जाने में से बचने में सहायता, मतलब कोई आदमी को सरकार या पुलिस या सेना जो भी है शासन, उसको क्योंकि वो शासन को लगता है कि उसने कोई अपराध किया या समाज को उससे खतरा है या फिर पब्लिक को उसके खतरा है, तो उसको पकड़ता है। तो उसको पकड़ने के लिए जब पुलिस या शासन प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें कोई व्यक्ति यदि उसको बचाने के लिए उसको सहायता कर रहा है ना, तब उसको क्या कहते हैं? संश्रय देना कहते हैं। तो कैसे सहायता किया जा सकता है उसको देखते हैं। या तो उसको रहने के लिए आश्रय देगा, या तो उसको भोजन, या तो उसको पेय देगा, या उसको कोई धन देगा, या कपड़े वपड़े वस्त्र देगा, या आयुध या आर्म्स देंगे, या फिर गोला बारूद या एम्यूनिशन देंगे, या फिर परिवहन या आने जाने के लिए कोई साधन के लिए कोई सुविधा देंगे, तो ये सब उसका संश्रय देना कहलाएगा। ठीक है, और ऐसे को हम हार्बर कहेंगे। अब इसमें कुछ अपवाद भी है जिसमें छूट दिया गया है, वो है सेक्शन 157 के अंतर्गत इसका अपवाद है, और सेक्शन 130 में भी अपवाद है, जिसमें पति या पत्नी को एक दूसरे के द्वारा ये संश्रय दिया जाना इसमें शामिल नहीं होगा। उसके बाद है चैप्टर 3। चैप्टर 3 में है ऑफ पनिशमेंट या दंडों के विषय में, मतलब क्या क्या दंड दिया जाएगा, तो उससे दंड के विषय में यहाँ प्रावधान है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सेक्शन 53 पनिशमेंट्स या दंड। ठीक है, तो कौन कौन से दंड दिए जा सकते हैं, तो देखते हैं हम दंड के विषय में। एक तो डेथ या मृत्यु का दंड दिया जाता है। दूसरा दिया जाता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, मतलब आजीवन कारावास देते हैं। तीसरा है इम्प्रिजनमेंट, 2 प्रकार के और दिया जा सकता है जो आजीवन ना हो उसमें। एक होता है रिगोरस, जिसको कठिन कहते हैं, जिसको सश्रम ऐसा या कठोर श्रम भी बोलते हैं। और दूसरा होता है सिंपल, जो सादा, मतलब सश्रम में क्या होता है, ये जेल में काम कर करके अपना समय बिताते हैं। सिंपल में क्या होता है, कारावास में रहता है और अपना समय बिताते हैं, ये है। ठीक है, और कौन सा सजा दिया जा सकता है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब उसके प्रॉपर्टी का संपहरण, जब्ती वाला दंड दिया जा सकता है। उसके बाद है 5वां फाइन या जुर्माना दिया जा सकता है, तो ये दंड है। ठीक है, उसके बाद है 53A, सेक्शन 53 का ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पर रेफरेंस दिया है, मतलब निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना। मतलब पहले ट्रांसपोर्टेशन होता था, मतलब क्या होता था कि निर्वासन, देश से भगा देते थे किसी को, तो उसके बारे में है ये। तो यहाँ पर अब क्योंकि वो बंद हो चुका है, तो उसका अर्थ क्या लगाना है ये बताया गया है। तो पहला अर्थ है ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, मतलब जीवन भर के लिए निर्वासन का जो है वो अब बदल जाएगा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, मतलब आजीवन कारावास में। तो जो दंड आजीवन उसको भगाया जाने का था, वो अब आजीवन कारावास में रखने का हो गया। दूसरा, किसी अवधि के लिए निर्वासन या कुछ अवधि के लिए अगर निर्वासन हो तो उसको उस अवधि के लिए सश्रम या कठिन कारावास माना जाएगा। लेकिन यदि दंडादेश CRPC अमेंडमेंट 1955 के पहले का हो, तब उसको सश्रम कारावास दिया जाएगा। तीसरा होता है सश्रम शॉर्टर टर्म, मतलब लघु समय के लिए अगर उसको निर्वासन दिया गया है,
मतलब 2 दिन 4 दिन, तो उसको ओमिटेड किया जाएगा, मतलब उसको हटा दिया जाएगा या उसको लुप्त कर दिया जाएगा कि 2-4 दिन के लिए किसी को भी देश के बाहर नहीं किया जा सकता, क्योंकि देश से बाहर निकालना फिर वापस लाना अब आसान काम नहीं है। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन 54। इसमें बताया गया है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। ठीक है, मतलब है मृत्यु दंडादेश का लघुकरण, मतलब मृत्यु का दंड मिला है उसको छोटा करने का जो है प्रावधान है। तो इसका छोटा कौन कर सकता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मतलब समुचित सरकार द्वारा इसका लघुकरण किया जा सकता है। और लघुकरण जब करेगा तो इसको जो ऑफेंडर है, अपराध करने हैं वाले हैं अपराधी, उसका कंसेंट लेने की जो सरकार को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 55 कहता है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो ऊपर में क्या था, जो सेंटेंस ऑफ डेथ मतलब मृत्यु दंड था, यहाँ पर क्या है? आजीवन कारावास। तो आजीवन कारावास का दंड है उसको लघुकरण, आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। तो इसका कौन कर सकता है? यहाँ पर मैंने बताया है वही सेम टू सेम अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर सकता है, और उसमें भी अपराधी के कंसेंट की आवश्यकता सरकार को नहीं है। लेकिन इसमें आजीवन कारावास में एक कंडीशन है कि दंड अवधि 14 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, तभी वो लघुकरण हो सकता है। उसके बाद है सेक्शन 55 का ए, डेफिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब ऊपर में 2 बार हमने यहाँ पर दोनों में 54 और 55 में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कम कर सकता है करके पढ़े हैं। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आखिर है कौन? समुचित सरकार की परिभाषा। तो आप सभी को पता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तो 2 ही होता है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार। ठीक है, तो जब किसी को मृत्यु दंड मिला हो या जो अपराध हुआ है वो केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है वहाँ के अंतर्गत हुआ है, तब उसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को माना जाएगा। और यदि डेथ सेंटेंस हो चाहे ना हो, वो राज्य सरकार के कार्यपालिका शक्ति का जहाँ तक विस्तार है उसमें अगर अपराध हुआ है तो माना जाएगा कि वहाँ अप्रोप्रिएट जो सरकार है वो स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार है। चलिए, उसके बाद 56 रिपील है और 57 फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट, दंडा अवधियों की भिन्ने। मतलब इसके अंतर्गत ये है कि आजीवन कारावास जो है वो 20 वर्ष माना जाएगा। मतलब आजीवन कारावास का मतलब क्या होगा? तो उसको 20 वर्ष कम से कम रखेंगे तब उसको आजीवन कारावास माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 58 और 59 रिपील है। तो अब हम देख लेते हैं 60 में कहा गया है सेंटेंस में बी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और पार्टली रिगोरियस और सिंपल। कहने का मतलब ये है कि दंडाविष्ट कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। मतलब किसी को कोई दंड मिला है कारावास का, तो उसका पूरा का पूरा भाग या तो रिगोरियस हो सकता है या पूरा सिंपल हो सकता है, या उसका आधा सिंपल हो सकता है और आधा रिगोरियस हो सकता है। तो ये कितना किसको क्या देना है ये फैसला कौन करेगा? जो न्यायालय अपराधी को दंड देगा कि इसको इतना साल का कारावास दिया जाता है, तो वही फैसला कर सकता है, इसका फैसला करने में सक्षम होगा कि पूरा का पूरा रिगोरियस होगा कि वो सिंपल होगा कि आधा सिंपल आधा रिगोरियस, कितना सिंपल कितना रिगोरियस, इसका फैसला वही न्यायालय करेगा। ठीक है, उसके बाद 61 और 62 रिपील है। तो